नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न हमने सिलेक्ट किए हैं आज के वीडियो में, जो कि आपको आने वाली आपकी जो स्टेट एग्जाम होगी उसके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास काफी हैं और थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, तो इसलिए फटाफट इनको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर भाव नहीं है। देखिए, भाव का मतलब यहाँ पर जो हमारे फीलिंग्स हैं उनसे संबंधित है। तो यहाँ पर स्मृति, क्रोध, प्यार या भय। तो यहाँ पर यदि देखें तो जो बाल विकास के अंतर्गत हमारे प्रश्न बनते हैं ऐसे, और इनमें से यहाँ पर जो स्मृति होगा ये एक प्रकार की हमारी मेमोरी होती है, और यहाँ पर ये भाव के अंतर्गत यानी फीलिंग्स के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी यहाँ पर क्रोध, भय और प्यार आदि जो है ये इसमें भाव में शामिल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा कर सकती है, या फिर अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, या फिर बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो देखिए, यहाँ पर एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि जो इनर मोटिवेशन है वो बच्चों के अंदर किस प्रकार से आ सकता है। तो यहाँ पर जब बच्चे किसी भी कार्य को सीखते हैं और सीखने में जब उनको आनंद आता है तो वो अंदर से अभिप्रेरित होते हैं और उस काम को दिल लगा करके और मन लगा करके सीखते हैं। इसके लिए हमारा विकल्प नंबर जो डी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके शिक्षिका इनमें आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा दे सकती है। चलिए अगला प्रश्न आता है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य अधिगम रिक्त स्थान को प्रभावित नहीं करता है, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है या को सुसाधित करता है। देखिए, जब बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होगा तो वो अधिगम को सुसाधित करेगा, यानी कि बच्चा अधिगम को अच्छे तरह से प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाता है इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे चलिए, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसकी विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? यहाँ पर पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, कठिन भाग्य को। तो यहाँ पर रूही जो है, जब वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है तो उसका आरोपण उसके खुद के प्रयास की में कमी है, उसकी कोशिश की कमी को यहाँ पर वो कर रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन जाता है उत्तर। चलिए, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम होती है? तो यहाँ पर बात करेंगे, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वो केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का, या फिर ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण का। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि जो अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही परिणाम होती है। इसके लिए विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पर बात करेंगे, आकलन मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा किया जाना चाहिए, या फिर रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों के निष्पादन की तुलना का सामान्य स्तर मानकर, या फिर अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों के द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो देखिए, आकलन के संबंध में सही क्या है? तो यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों के द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है, और प्रश्न के लिए ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? तो देखिए, जब हम बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना चाह रहे हैं तो कैसे प्रश्नों को हम शामिल यहाँ पर कर सकते हैं? खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो, वह प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, या फिर एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, या फिर हम कहें वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यय स्मरण शामिल हो। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है। देखिए, जब प्रश्न खुले अंत वाले होते हैं तो वहां पर बच्चे उसका उत्तर जो है वो एक से अधिक विकल्प उसके रूप में उत्तर हो सकते हैं। जैसे एक प्रश्न मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर पूछा कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर जो गुणनफल है वो 24 आता है। बच्चों से हम जिस इस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे
तो इस प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर होंगे। ये खुले अंत वाला प्रश्न होगा, जैसे कि 6 गुणित 4 भी कर सकते हैं बच्चे, इसका उत्तर 6 गुणित 4 भी बता सकते हैं। इसी प्रकार से 12 गुणित 2 भी बता सकते हैं, 24 गुणित 1 भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा विकल्प बच्चों को सोचने पर, चिंतन करने पर यहाँ पर प्रश्न जो है वो महत्व देगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो समावेशी शिक्षा जो होती है मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा या फिर विविधता को स्वीकृति। तो यहाँ पर है समावेशी शिक्षा जो होती है वो विविधता को स्वीकृति देती है और इसके लिए हमारा डी विकल्प होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो होती है इसमें सभी बच्चों को महत्व दिया जाता है, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? तो यहाँ पर है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थान का प्रयोग जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा, समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पर स्कीमा का प्रयोग जो है वो जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो यहाँ पर बात करें रजनी परंपरागत, पूर्व परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। तो रजनी यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग के पूर्व परंपरागत सिद्धांत के नैतिक स्तर पर यहाँ पर रहेगी। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षानुसार कार्य यहाँ पर करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण या फिर पश्चिम परंपरागत चरण। तो जो परंपरागत चरण होता है वहां पर व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है और विकल्प सी इसमें उत्तर होगा। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि यहाँ पर होनी चाहिए? भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक या फिर अंतर व्यक्तित्व। तो यहाँ पर उसके पास में पारस्परिक, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह रिक्त स्थान को बढ़ावा देना चाहता है। देखिए यहाँ पर रमेश जो है विज्ञान पढ़ाते हैं और वो पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग और विभिन्न प्रकार की जो व्यवहारिक गतिविधियां हैं उनको, उनके माध्यम से बच्चों को यहाँ पर अवसर प्रदान करते हैं। तो वैज्ञानिक तर्क, तार्किक चिंतन, कंठस्थीकरण, अनुकरण। तो यहाँ पर देखिए वो वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए हमारा विकल्प ए जो होगा, जिसमें 1 और 2 शामिल हैं, यही हमारा इसमें उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से अध्यापक के द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? देखिए ऐसी विधि जहां पर बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका कम हो जाती है या उनको कम महत्व मिल पाता है, तो वह व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, खोज, अन्वेषण। तो व्याख्यान विधि जो होती है, यानी कि शिक्षक सिर्फ लेक्चर देते रहेंगे और बच्चे की भूमिका वहां पर सक्रिय भूमिका कम हो जाती है। देखिए ये लेक्चर या व्याख्यान विधि जो होती है बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि महत्वपूर्ण नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थी में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। कोई बात नहीं, इसके बदले में हम अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। ये भी हमारा प्रश्न जो था हो चुका था, कोई बात नहीं। आगे तीसरा प्रश्न भी यहाँ पर शायद रिपीट हुआ है, कोशिश की कमी। चलिए, बचपन से वयस्कता तक के परिवर्तन का जो समय है वो कौन सा है?
देखिए बचपन से हम वयस्कता तक की इसमें बात कर रहे हैं और बचपन से जब वयस्कता तक पहुंचते हैं तो उनके बीच में उनका जो परिवर्तन काल का समय होता है वो होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर हम बचपन से आगे होते हैं और वयस्कता से पीछे होते हैं, दोनों के बीच की कड़ी होती है किशोर अवस्था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से किसके लिए यहाँ पर स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर स्थूलगामक कौशल की आवश्यकता की बात करें, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो देखिए स्थूलगामक कौशल जो होता है, स्थूलगामक कौशल मतलब कि स्थूलगामक कौशल क्या होते हैं? तो ऐसे कौशल जहां पर हमारे जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं सक्रिय होती हैं, जिसे हम चलते हैं और दौड़ते हैं तो हमारे हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती हैं वो सक्रिय होती है। जब हम लिखते हैं तो ये एक सूक्ष्म गामक कौशल होता है, यानी कि जहां पर हमारे सिर्फ उंगलियों की मांसपेशियां ही सक्रिय रहती है। तो इस प्रकार से इनको सूक्ष्म गामक कौशल और स्थूल गामक कौशल के अंतर्गत ऐसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। समाजीकरण की प्रथम संस्था काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और अक्सर टेट एग्जामों में पूछा जाता है कई बार। समाजीकरण की प्रथम संस्था होती है हमारा परिवार ही, सबसे पहले हमारी प्राथमिक संस्था होती है क्योंकि बच्चा यहीं से सब कुछ शुरू करता है। आगे चलते हैं, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, यह क्या कहलाती है? तो जीववादी सोच है, पदानुक्रमित सोच है, केंद्रीकरण है या वर्गीकरण है? तो यहाँ पर यदि देखें तो ये एक जीववादी सोच होती है। बच्चे जो है भौतिक वस्तुओं में भी ऐसा मानते हैं कि ये सजीव होते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, संकेत व अन्य तरीकों के द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण होता है? तो संकेत और अन्य तरीकों के माध्यम से बच्चों को जब हम जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं तो उसे हम पाढ़, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व, तो इसे हम पाढ़ कहते हैं या ढांचा भी इसे कहा जाता है। पाढ़ या ढांचे का मतलब होता है जिस प्रकार से हम एक मकान बनाते हैं, मकान के लिए हम छत बनाते हैं और छत बनाने से पहले छत के लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है लकड़ी के इनका, जिस पर छत जो है वो टिका रहे। और जब हमारा छत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, सूख जाता है, फिर हम नीचे वाले लकड़ी के ढांचों को हटा देते हैं। बस वही ढांचा, यानी कि बच्चों को सपोर्ट देना, उनको हिंट देना, उनको एक तरह से मदद देना, यही पाठ कहलाता है। आगे बच्चों के नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, सुसाधित करेगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, या फिर बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो देखिए, यदि हम बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटेंगे तो यहाँ पर बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। जैसे एक शिक्षक क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों को एक अलग नामों से पुकारते हैं, है ना? मतलब बच्चे जब सीखते नहीं है तो शिक्षक थोड़ा सा उनकी ऐसे बेढंगे टाइप के नाम रख देते हैं, है ना? उन्हें अलग वर्ग बना देते हैं, अलग वर्गों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को इस प्रकार से नामों से बुलाना या इस प्रकार से उन्हें वर्गों में बांटना, ये बच्चों में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने होते हैं? विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन में सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों की प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, या फिर साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के समग्र मूल्यांकन के मायने में व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन?
तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें रचनात्मक मूल्यांकन जो होगा वही हमारा इसमें उत्तर होगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल करना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ पर देखें, हर विद्यार्थी को स्वीकार करना व सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना या फिर अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो देखिए, यदि हम देखें तो जब हमारे पास विविध समूह के विद्यार्थी होते हैं और शिक्षण के दौरान यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम हर विद्यार्थी को स्वीकारेंगे, उसको सम्मान देंगे, साथ ही साथ सुसंगत यहाँ पर संप्रेषण बनाए रखेंगे। हम सांस्कृतिक विभिन्नता को अनदेखा नहीं करेंगे, ये अनदेखा करना ये हमारे इसमें शामिल नहीं होगा। इसी के साथ में विद्यार्थी को स्वायत्तता व लचीलापन देना ये भी हम करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 विकल्प जो हैं 1, 3 और 5 ये हमारे उत्तर में शामिल होंगे और यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 5 के रूप में। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है को विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्में दिखाना चाहिए, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिनमें चित्र हो देनी चाहिए। तो देखिए देखिए यहाँ पर विद्यार्थी जो है वो दृष्टिबाधित है और दृष्टिबाधित के लिए हम यहाँ पर कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मूक फिल्में वगैरह जो है वो कोई मतलब की यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे देखिए, सामाजिक अंतरक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता, अधान्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार, पठन वैकल्य या गुणज वैकल्य। तो यहाँ पर सामाजिक अंतरक्रिया मौखिक संप्रेषण में चुनौती ये एक स्वलीनता विकार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है ये सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, तो ये आधारित होता है सहयोगात्मक अधिगम पर और यही ये सिद्धांत जो है प्रस्तावित करता है जहां पर बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सामाजिक समूह के माध्यम से सीखें। एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, फिर विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है ये होती है विद्यार्थी केंद्रित, जिसके लिए विकल्प डी हमारा उत्तर है। अधिगम तब अधिकार्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को रिक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए अधिगम जब अधिक महत्वपूर्ण होगा जब हम विषय वस्तु को रिक्त स्थान रूप में प्रस्तुत करेंगे, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त या संयोजित। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी संयोजित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए बात यहाँ पर हो रही है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए जो भाषा होना चाहिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या मातृभाषा। तो हमारी नई शिक्षा नीति भी यहाँ पर इस बात का समर्थन करती है कि प्राइमरी लेवल में बच्चों को शिक्षा जो है उनकी मातृभाषा में ही मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली का जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखलाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन,
लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग प्रासंगिकता। तो यहाँ पर माँ का जवाब जो है वो लिंग रूढ़िबद्धता की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि माँ यहाँ पर लैंगिक रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चलिए, निम्न में से कौन सा यहाँ पर भाव नहीं है? प्रश्न हमारा स्मृति होगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, पठन वैकल्य यहाँ पर किस प्रकार की विकलांगता है? तो ये अधिगम विशिष्ट संवेदी व्यवहारात्मक या गत्यात्मक, तो ये है अधिगम विशिष्ट एक प्रकार की पठन वैकल्य विकलांगता। निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? बाधित संप्रेषण, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था इसी प्रकार का, जहां पर बच्चा जो है वो अपने समूह में, अपने सामाजिक आसपास के वातावरण में लोगों के साथ में संप्रेषण में चुनौती महसूस करता है, तो वही स्वालीनता है और ये एक बाधित संप्रेषण के अंतर्गत आता है और इसके लिए विकल्प ए हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो देखिए, जब कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थी हों तो उनकी हम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? बच्चों को श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या फिर विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की उपेक्षा करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को हम यहाँ पर श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य दे करके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थी में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? तो सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क को जानने चाहिए। विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों का तर्क क्या है, ये हमें जानने चाहिए और इसके लिए विकल्प भी हमारा उत्तर होगा। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए? विद्यार्थी में सीखने के लिए तत्परता, विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थी के द्वारा चयनित अधिगम शैलियां, इसमें हम केवल एक और दो को चुनेंगे या फिर दो तीन को, एक और तीन को, या फिर डी है एक दो और तीनों को। तो देखिए, जब हम विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हैं तो हमें विद्यार्थी के सीखने के लिए तत्परता, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और अधिगम शैलियां, सभी को इसमें ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह में बच्चों में को बढ़ावा देना चाहती है। देखिए, जब हम बच्चों से इस प्रकार के कार्य बच्चों को देंगे कि आपके मन में जो भी आता है वो आप इस मिट्टी से बना सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चे सृजनात्मकता, रटना, असहयोग, अनुशासनहीनता, बच्चे यहाँ पर सृजनात्मकता को, यहाँ पर शिक्षिका जो है बच्चों को बढ़ावा देना चाहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल है, सामाजिक कौशल है, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल, या फिर अमूर्त तर्क। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विकल्प सी, जिसमें शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल आदि शामिल होंगे और इसके लिए हमारा विकल्प सी यहाँ पर उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। बारंबार भेदन तथा अभ्यास से होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, जिसके लिए विकल्प भी हमारा उत्तर होगा। एक शिक्षिका एक बच्ची जो अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसे इशारे देते हैं, यह प्रक्रिया यहाँ पर क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर यह प्रक्रिया पाड़ कहलाएगी, जिसे हम ऑप्शन ए कहेंगे, सिक पाड़।
निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो यहाँ पर वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, ये यहाँ पर बाधा उत्पन्न करेगा। प्रभावी समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, ध्यान के केंद्रित ध्यान या सादृश्य मूलक चिंतन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कार्यात्मक स्थिरता जो होगी ऑप्शन नंबर ए, यहां पर इसका उत्तर होगा। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण जो है अपनी योग्यता की कमी को मानता है, वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों के द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम असहायता, मस्तिष्क सुगठिता, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता या फिर संबद्धता का भाव। तो यहां पर ये अधिगम असहायता को जन्म दे सकती है। विकल्प ए यहां पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, उनकी पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकर्षित करें या फिर केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। तो देखिए, अवधारणाओं को हमें इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो बच्चों के पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। घोषणात्मक ज्ञान किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है, और डी है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि घोषणात्मक ज्ञान मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, और इसके लिए विकल्प सी होगा हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी को किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करना पड़ता है, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह से यहाँ पर पाठ प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, या उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके शिक्षक उनको पाठ प्रदान कर सकते हैं, यानी कि सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे एस्टेट एग्जाम के लिए सीडीपी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।